अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया है दैट इज़ फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आप देख रहे होंगे कि अगरचे आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली 9, 10th, 11th और 12th की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में डायरेक्टली ये चीज़ नहीं लिखी होगी फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, लेकिन 11th क्लास में पर्टिकुलरली एक चीज़ आती है आपको एग्जामिनेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और conversion of sentences from simple to compound and compound to complex and complex to simple। तो वो चीज़ जो है उसके लिए सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने की अच्छी तरह से ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप ये कोई अच्छी तरह पता होना चाहिए कि व्हाट्स ए फाइनाइट वर्ब। सो फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ है? फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हैव सब्जेक्ट्स। मतलब फाइनाइट वर्ब जो है इट हैज़ रिलेशन, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। वर्ब इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ये चीज़ है। तो इसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। और दूसरा है एंड इट इंडिकेट्स ग्रामेटिकल टेंस, पर्सन, नंबर। तो वर्ब जो है इससे हमें पता चलता है, फाइनाइट वर्ब से हमें पता चलता है कि इसका टेंस क्या है और ये कौन सा पर्सन है, बिकॉज इट्स इफेक्टेड बाय द पर्सन। इफ द पर्सन चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब और द फाइनाइट वर्ब जो इसकी स्पेलिंग है इसमें चेंज आ सकती है। अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो उसमें भी चेंज आ सकती है। सो इट इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट। ये आपको ज़्यादा बेहतर एग्जांपल से समझ आ सकता है। जैसे आप पहली एग्जांपल ले लीजिए, दे वेंट टू द मॉल टुडे। दे वेंट, तो इसमें जो वर्ब वेंट है ये कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंपली जो हम कहते हैं। तो वेंट जो है दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो वेट दिस इज, सो वी से दिस इज पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। सो हाउ कुड वी गेस इट? हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने वर्ब को देखा, फाइनाइट वर्ब को हमने देखा, हमने हमने हमें इसी से पता चला कि इसका टेंस क्या है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि हमें इससे पर्सन का भी पता चलता है। जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकें। यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे दे है, दे वेंट, सो प्लूरल है दे वेंट। अगर आप प्रेजेंट में देखेंगे जैसे दे गो, गो जो है दैट्स फाइनाइट वर्ब, दे गो। लेकिन अगर आप पर्सन चेंज करेंगे, पर्सन जैसे आप जब मैं दे कहता हूँ थर्ड पर्सन, अगर मैं फर्स्ट पर्सन बताऊँ आई गो, या अगर मैं बताऊँ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, मैं यहाँ पे लिखूँ दे के बजाय, ही गो नहीं आएगा, ही गोज। यानी इस पर तो असर पड़ता है, पर्सन चेंज करने से इस पर असर पड़ता है। इसी तरह से नंबर अगर सिंगुलर हो, जैसे ही वॉक्स, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, ही वॉक्स भी सही है, ही वॉक्स, दे वॉक। या किसी का नाम ले लें, अकरम राइट्स, तो हमने राइट्स लिखा, स्टूडेंट्स राइट, तो प्लूरल जब था मैंने लिखा राइट, अकरम के साथ मैंने लिखा राइट्स। तो सिंगुलर के साथ एस आता है, प्लूरल के साथ एस नहीं आता है। सो सिंपली जो ये फाइनाइट वर्ब होता है इससे हमें टेंस भी पता चलता है, ये पर्सन से भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर पर्सन चेंज हो जाए तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो सकती है। इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई सेड actually this finite verb is finite verb has a direct connection with the subject. Change in the subject change the finite verb as well. ये चीज़ हमें ज़रूरी याद रखनी चाहिए। इसलिए आप यहाँ देखते हैं दे वेंट टू द मॉल टुडे, सो वेंट इज़ द फाइनाइट वर्ब। द आउट ऑफ फील्ड लीप्ड फॉर द बेसबॉल, तो लीप्ड दिस इज द फाइनाइट वर्ब। तो ये दिस इज द पास्ट फॉर्म। Many people travel, this is the present form, travel to the ocean in the summer, this is the finite verb। the sailboat glides, अगर ये s फॉर्म है, s फॉर्म जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ग्लाइड्स, तो ये दिस इज ऑल्सो फाइनाइट वर्ब। द लाइन इज द किंग ऑफ द जंगल, तो इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। तो अब इसमें क्या आ गया? इसमें आ गई हमें प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर इसके साथ एस फॉर्म भी हो तो वो भी फाइनाइट वर्ब ही है। इसके अलावा हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट सिंपल टेंस में जो इस्तेमाल करते हैं हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो भी फाइनाइट वर्ब ही है। इसी तरह से हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं दे आर आल्सो फाइन। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा मॉडल ऑक्सिलरी जो हैं, फॉर एग्जांपल आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन लिफ्ट द वेट, सो कैन जो इसमें इस्तेमाल हुआ ये भी फाइनाइट वर्ब ही है। तो ये दो चार चीज़ें, नंबर वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर सेकंड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और तीसरी चीज़
जो अगर एस फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो वो भी ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ये भी फाइनाइट वर्ब्स हैं सारे। तो ये फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है दैट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स दैट डू नॉट हैव टेंसेस और सब्जेक्ट्स। तो इसका कोई टेंस नहीं होता है, ये हमें डायरेक्टली टेंस के बारे में कुछ नहीं बताता है, और सब्जेक्ट दैट दे कॉरस्पॉन्ड टू, जिस सब्जेक्ट के साथ इसका ताल्लुक हो, ये हमें इसका टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। इंस्टेड दीज वर्ब्स आर यूजुअली इन्फिनिटिव्स, जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स। तो असल में ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है? ये किसी वक्त इन्फिनिटिव हो सकता है, किसी वक्त जेरेंट हो सकता है, किसी वक्त पार्टिसिपल हो सकता है। इन चीज़ों को अलग अलग समझने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ यहाँ इन सबों में कॉमन है कि वो ये है कि दे आर नॉट यूज्ड बेसिकली एज वर्ब्स। जेरेंट्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे मैंने कहा कि ये पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल जेरेंट और पार्टिसिपल जो है, इनमें कॉमन चीज़ ये है कि दे बोथ एंड विथ ing। कौन कौन? जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे मस्ट, फॉर एग्जांपल, वर्किंग, eating, smoking, dancing. They can be used as gerunds and they can be used as present participles. But as far past participles are concerned, they end with ed or d or t. Past participles. तो ये चीज़ इसका हमें ख्याल रखना है। तो हमें अलग अलग तरीके से समझना होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, जेरेंट क्या होता है। दीज आर ऑल नॉन फाइनाइट वर्ब्स। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ इन्फिनिटिव्स। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। पहला, तो किस तरह हम इसको समझ सकते हैं? इफ एन इन्फिनिटिव इज यूज्ड इन इट्स फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटिव हम किसको कहते हैं? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे टू डू, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। टू डू, टू वर्क, टू डांस, टू राइट, टू, जैसे हर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो उसके साथ टू मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। तो ये जो है, ये जब आप सेंटेंस में लिखते हैं, इट ईदर वर्क्स एज अ नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों में से। इट डजंट वर्क एज वर्ब। इसका फिर वर्ब का काम नहीं रहता है। वर्ब जो असल मेन वर्ब है वो उस सेंटेंस में कोई दूसरा होता है, और ये इसकी शक्ल तो वर्ब ही होती है। ये वर्ब से ही, इट्स सम एडिंग सम इन्फ्लेक्शन टू ए वर्ब, ये वर्ब ही होता है बुनियादी तौर पर, लेकिन जो उसका काम है, काम इसका वर्ब का नहीं होता है। इट वर्क्स एज अ नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बेयर इन्फिनिटिव भी किसी वक्त हो सकता है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव को आप किसी भी सूरत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव जो है, दिस इज़ ऑल्सो नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगरचे शक्ल में सेम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ ए फाइनाइट वर्ब एंड बेयर इन्फिनिटी इज एन नॉन फाइनाइट वर्ब। तो प्लीज़ आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिखी हैं, हो सकता है इससे आपको मदद मिल जाए, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। तो इट्स विदाउट टू। जैसे हमने कहा था टू रन, टू राइट, टू डू, टू वर्क, लेकिन जब हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, इट्स ओनली वर्क, राइट, स्माइल, डांस, एट्सेट्रा। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बेयर इन्फिनिटिव्स ऑफ नॉन, और दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये जो पता है, आर यूज्ड इन कंजक्शन विथ मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये मॉडल के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में आपको बताऊं, आई कैंट स्विम येट। तो इसमें दो वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, कैन और स्विम। तो कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, ये मैंने पहले ही बताया था, इट्स ए फाइनाइट वर्ब। आई कैंट स्विम येट, तो स्विम जो है, इट फॉलोज द मॉडल ऑक्सिलरी, सो वी से इट्स इन कंजक्शन विथ मॉडल ऑक्सिलरी, ये इसके साथ मिला हुआ है, कैंट स्विम येट। So it's a non-finite verb which are considered the finite verbs. तो मॉडल वर्ब जो मैंने आपको पहले ही बताया, मॉडल कैन, मे, माइट, ये सब जो हैं, विल, वुड, शैल, शुड, तो ये सारे जो हैं, these are finite verbs and bare infinitive that follows the model verb, that is non-finite verb. एग्जाम्पल्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से ये चीज़ समझी जा सकती है। जैसे मैंने लिखा है, टू रन इज़ ऑफन टायरसम, दौड़ना थकान भरा काम है। सो इसमें क्या हुआ है, टू रन जो है, द इन्फिनिटिव टू रन फंक्शन इज नाउन, तो इसमें ये नाउन के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। टू रन इज़ ऑफन टायरसम। सो हम कह सकते हैं वह जो इज़ इसमें है ऑक्सिलरी वर्ब, हालांकि रन जो है असल एक्शन तो यही दिखती है, बट
it works as a subject, it works as a noun, so हम कह सकते हैं it's an infinitive. And is auxiliary verb, this works as finite verb. To run is non-finite verb, is finite verb. तो ये इसमें फ़र्क है. तो दूसरी दो एग्जाम्पल आप देखिए. इट टेक्स अ वाइल टू लर्न टू राइट. इट टेक्स अ वाइल, तो इसमें टेक जो है इट्स ऑलरेडी ए वर्ब. तो इसमें क्या हुआ है कि टू लर्न जो है इट्स इन्फिनेटिव और टेक्स जो है दिस इज द मेन वर्ब. सो टेक्स जो है दिस इज फाइनाइट वर्ब एंड टू लर्न टू राइट दोनों जो हैं दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो इसमें क्या है, ये जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है टू लर्न टू राइट, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. It modifies while, it functions as an adjective, so we can say it is a non-finite verb. So इसी तरह से मैंने पहले ही बताया था I can't swim, तो इसमें जो है दो हैं, can modal auxiliary, swim it's an bare infinitive. ये to swim नहीं है, प्लेन जो है टू के बगैर जब हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं इट बिकम्स बेयर इन्फिनेटिव. बेयर स्विम जो है इट रिलाइज ऑन द फिनाइट ऑक्सिलरी वर्ब कैन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्विम जो है दिस इज नॉन फाइनाइट एंड कैन इज फाइनाइट वर्ब. तो अगली चीज़ दूसरी जो इसकी किस्म है वो है जिरंड. जिरंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब ही है. तो इन्फिनेटिव भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिरंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो जिरंड क्या है, इट्स एक्चुअली इंक फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज़ एक्चुअली इंक फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जब आप इंक फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं तो दिखने में तो ये वर्ब लगेगा बट इट फंक्शंस एज नाउन. इन्फिनिटिव के बारे में मैंने बताया था कि इट ऑल्सो फंक्शंस एज नाउन समटाइम्स, इट फंक्शंस एज एडजेक्टिव समटाइम्स, it functions as adverb sometimes, but gerunds they function as nouns in a sentence because they do not have the grammatical function of a verb. शक्ल से ये तो verb से ही बना होता है, जैसे write से writing, do से doing, play से playing, sing से singing. तो बनता तो ये verb से ही है but it functions as noun. It functions as noun. So ऐसे को हम gerunds कहते हैं. जैसे seeing the ocean for the first time is incredible. Seeing, this is a gerund because it's used in place of a subject. It's used as a noun. So reading books is often very enjoyable. तो reading जो है it's a gerund. इसमें आप अगर आप देखेंगे दोनों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे seeing the ocean, seeing अगर gerund है और non finite verb है, इसमें is जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो ये है finite verb है, auxiliary verb है ये. reading books, तो reading जो है it's a gerund, so it's a non finite verb, और is इसमें आया है auxiliary verb, this is a finite verb. So ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो दो हमने पढ़ी. तीसरी चीज़ है पार्टिसिपल्स, जो मैंने ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं. तो पार्टिसिपल्स लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, पास्ट पार्टिसिपल भी है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड जो है इसमें ये शक्ल से सेम है, दे एंड विद ing, लेकिन फ़र्क है. फ़र्क क्या है, दे फंक्शन इन ए सेंटेंस इधर एज पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस टेंस. तो सिंपली जब ये इंक फॉर्म कभी तो कंटिन्यूअस टेंस, जैसे अगर मैंने अभी बताया था रीडिंग बुक इज एन एंजॉयबल थिंग, रीडिंग, तो इसमें वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है. रीडिंग बुक इज एन एंजॉयबल थिंग इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस. लेकिन अगर ये किसी सेंटेंस में पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस टेंस हमें बताए या रिलाइंग ऑन एन ऑक्सिलरी वर्ब टू कंप्लीट, तो इसमें क्या होता है. तो दूसरा है एज एन एडजंक्ट टू अ फाइनाइट वर्ब, या अगर ये फाइनाइट वर्ब के साथ मिला हुआ हो. दो सूरतें हैं, या ये कंटिन्यूअस टेंस आपको बता रहा हो या ये फाइनाइट वर्ब के साथ मिला हुआ हो, दो चीज़ें, या ये एडजेक्टिव का काम दे रहा हो, चाहे वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो आप एग्जाम्पल से इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं. जैसे माई डॉटर इज़ वॉचिंग, तो इस वक्त ये वॉचिंग जो है इंक फॉर्म ऑफ, ये क्या काम दे रहा है, इज़ वॉचिंग, ये कंटिन्यूअस का काम दे रहा है. इट फॉलोज this auxiliary verb is relying on the auxiliary verb to complete. तो ये auxiliary verb के साथ, अगर इसके साथ auxiliary verb नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा my daughter watching me work, तो ये फिर complete sense तो नहीं देगा. It's related to in such cases when it shows the continuous tense, so it is then related to the auxiliary verb. It relies on it, it depends on it for completing the sentence. So my daughter is watching me work. So in this it's present participle and it's used in the present continuous tense. So watching is used with is to form the present continuous tense. पहली example. दूसरी में the car sat rusting.
द कार सैट रस्टिंग इन द ड्राइव वे फॉर ओवर ईयर। तो इसमें क्या है, द कार सैट, सैट इसमें ऑलरेडी एक वर्ब आया है, रस्टिंग इसमें दूसरा वर्ब है। तो इसमें मेन वर्ब सैट है, द कार सैट रस्टिंग, वो पड़ी हुई थी और उस पर वो रस्ट चढ़ी हुई थी, द कार सैट रस्टिंग। तो इसमें सैट मेन वर्ब ऑलरेडी है, इट्स फाइनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें रस्टिंग है, इट्स द इंक फॉर्म, जो मैंने अभी बताया कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसमें काम क्या दे रहा है ये हमें असल में देखना है। सो रस्टिंग इज यूज्ड एज कंजक्शन विद द फाइनाइट वर्ब, तो इसका ताल्लुक सैट से है, सैट रस्टिंग। तो ये दो वर्ब्स आपस में मिले हुए हैं। सो रस्टिंग इज कनेक्टेड, द कार सैट कंप्लीट में, लेकिन अगर हम लिखेंगे द कार रस्टिंग इन द ड्राइव वे फॉर ओवर एयर, तो इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है। सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फाइनाइट वर्ब सैट टू इंडिकेट ए पैरेलल एक्टिविटी, ये चीज़ है। और फिर अगली चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो है कि वो ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दी, हाँ, द बुक इज़ एंगेजिंग। तो इसमें क्या है, इसमें इज़ आया है और एंगेजिंग, एंगेजिंग भी आया है, इज़ भी आया है और एंगेजिंग भी आया है। सो इज़ मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है, और एंगेजिंग जो है इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें ये क्या, द बुक इज़ एंगेजिंग, क्या ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का काम है? नहीं, बल्कि किताब बड़ी दिलचस्प है। तो इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, एंगेजिंग फंक्शंस एज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव फॉलोइंग द फाइनाइट लिंकिंग वर्ब इज एंड मॉडिफाइंग बुक। तो ये किताब के बारे में हमें एक इसकी खासियत बता रहा है, द बुक इज एंगेजिंग, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव एंड इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल इन फॉर्म। तो ये इसमें तीन चीज़ें थी जो आप फिर से रिवाइज करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए, तो कि ये किसी वक्त कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो सकता है, कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कभी ये फाइनाइट वर्ब के साथ मिला हुआ होता है, और किसी वक्त ये एडजेक्टिव का काम देता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा इस पहले सेंटेंस में कि ये कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरे में हमने देखा कि इट इज़ अटैच्ड विद द फाइनाइट वर्ब सैट, और तीसरे में हमने देखा कि इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। ये दो सेंटेंस जो है, आई रीड ए वेरी एंगेजिंग बुक, तो यहाँ डायरेक्टली एंगेजिंग बुक देखिए, आई रीड ए वेरी एंगेजिंग बुक लास्ट वीक, आई रेड ए वेरी एंगेजिंग बुक लास्ट वीक, क्योंकि ये पास लास्ट वीक की बात है, आई रेड ए वेरी एंगेजिंग बुक लास्ट वीक। सो इसमें क्या है, ये एंगेजिंग इट्स यूज एज एन एडजेक्टिव। अगर आप इस तरह भी इसको पढ़ेंगे, आई रेड अ बुक लास्ट वीक, आई रेड ए बुक लास्ट वीक, तो फिर एंगेजिंग जो है इसके बगैर भी चलेगा। एडजेक्टिव इजाफी लफ्ज़ वैसे भी होता है, तो एडजेक्टिव एंगेजिंग जो है इट्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। दूसरे सेंटेंस में भी दिस बुक इज एंगेजिंग, यही काम इसका यहाँ पर भी है एडजेक्टिव, लेकिन सिर्फ हम ये कहते हैं कि पहले में इट्स यूज्ड एज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब पहले ही इस आया हो। अगर बाद में आए तो हम कहते हैं इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव फॉलोइंग द फिनाइट वर्ब। अगर फिनाइट वर्ब के बाद आ जाए देन इट्स कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, अगर ये पहले आए तो दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बस ये इसमें फ़र्क है। तो गर्ज की प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस के लिए इस्तेमाल हो जाए, फाइनाइट वर्ब के साथ अटैच हो, या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल इसमें हो, तो हम कहते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसको आप तफसील से समझिएगा। और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल यानी इंक फॉर्म ये भी है, लेकिन ये क्या होता है, या तो पास्ट परफेक्ट होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो सकता है। या किसी वक्त ये बतौर एडजेक्टिव ही इस्तेमाल होता है। एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव बतौर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ये मैं अभी फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। मसलन आप देखिए, it's important to note that non-finite past participles and finite past verbs, तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि पास्ट पार्टिसिपल जो है और पास्ट टेंस जो है यानी पास्ट सिंपल जो है, इसकी अक्सर शक्ल सेम होती है, या वो डी से एंड होता है या ईडी से। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप कोई एग्जांपल ऐसी ले लीजिए जिसमें ये चीज़ हो, जैसे वॉक है, आई वॉकड, ही हैज़ वॉकड, दे हैड वॉकड। तो इसमें आप देखते हैं कि सेकंड फॉर्म आई वॉकड, सेकंड फॉर्म ही हैज़ वॉकड, तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वॉकड सेम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट फॉर्म कौन सी है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है? तो हमें कैसे पता चलेगा, ये इसका हमें ख्याल रखना होगा। सो द वर्ड डायरेक्टली डिस्क्राइब इज द एक्शन, अगर इससे काम ही पता चलता हो, एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट, देन इट्स ए फाइनाइट वर्ब।
तो इसका मतलब होता है कि ईडी फॉर्म दोनों होती हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, अगर जो दोनों ईडी फॉर्म्स होती है, सिंपली आप इसको याद रखिए कि सेकंड फॉर्म जो है दैट इज़ फाइनाइट वर्ब एंड थर्ड फॉर्म इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये एक टिप है इसको याद रखने के लिए, अगर इस तरह याद रख सकते हैं, इफ इट इज that it describes the action of a verb, then it's the finite verb. However, if the word is being used as an adjective or requires another verb to complete, अगर ये as an adjective इस्तेमाल हुआ हो और एक और verb की ज़रूरत हो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, then we say it's a non-finite verb. तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है. We will try it. For example, I had already walked. तो वॉकड आप देखिए, ये जो वॉक का पास्ट फॉर्म है, आई हैड ऑलरेडी वॉक. तो आप देखिए कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है. हैड इसमें ऑलरेडी आया है, हैड वॉकड. सो हैड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इस वक्त ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है. सो इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब. वॉकड इज अ पास्ट पार्टिसिपल दैट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सिलरी वर्ब हैव टू क्रिएट द पास्ट परफेक्ट टेंस. तो इसकी रिलेशन हैड के साथ है. तो अगर आप देखिए, जो मैंने पहले बताया था कि जो फाइनाइट वर्ब है वही हमें टेंस बताता है, और इन्फिनाइट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये हमें टेंस नहीं बताता. जैसे हम लिखेंगे आई ऑलरेडी वॉकड फॉर मैनी माइल्स, तो इसका टेंस ये हमें टेंस नहीं बताएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. हैड से पता चलता है हमें इसका टेंस. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसीलिए फिर दूसरी एग्जांपल है, दोज क्लोथ्स आर वॉश्ड. तो इसमें क्या है, वॉश्ड क्या है, कौन कौन सी फॉर्म है ये. हालांकि वॉश वॉश्ड वॉश्ड दूसरी फॉर्म यही है, तीसरी भी यही है. तो हमें कैसे पता चलेगा ये सेकंड है या थर्ड है. तो इट इज़ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वॉश्ड पास्ट पार्टिसिपल एक्टिंग एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड. तो हम कह सकते हैं कि आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज अ फाइनाइट वर्ब, एंड वॉश्ड जो है दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब. So it is directly related with this finite verb. Or in washed they are interlinked. They are interlinked. So फिर last example में क्या है, she carried the washed clothes. तो यहाँ तो बिल्कुल easy है, as an adjective इस्तेमाल हुआ है. washed clothes, washed clothes, धोए. she carried the washed clothes upstairs, धोए हुए कपड़े. So it's used as an adjective. एडजेक्टिव की प्लेस पर ये इस्तेमाल हुआ है. कैरीड इज अ पास्ट टेंस describing the action of the subject. She washed is the past participle and it works as an attributive adjective. तो ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. तो उसके बाद जो चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए, बतौर रिवीजन में आपको इसको बता रहा हूँ कि अब हमें लास्ट पर समझ क्या आ गया. वो ये आ गया कि जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब हमें ये डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होता है. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब. तो ये हमें सब्जेक्ट का क्या बताता है, ये हमें सब्जेक्ट जो है उसका टेंस भी बताता है कि एक्शन कब हुआ, और उसका पर्सन भी हमें बताता है. पर्सन से ये इफेक्ट हो जाता है और नंबर से भी ये इफेक्ट हो जाता है. लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ये तीनों चीज़ें नहीं है. neither it is related to it, there is already a main verb in the sentence where non-finite verb is used, so it has nothing to do with the tense, it has nothing to do with the person, it is not affected by the person, and it is not affected by the number as well. ये तीन चीज़ें इसको डिटरमाइन करने के लिए बड़ी अहम है. आप इनको पढ़िए, दोहराइए, ताकि ये चीज़ आप समझ सकेंगे, ताकि जब हम इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस या कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे आपको इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी. थैंक यू वेरी मच.